घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूं। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो। तुमको काम करना चाहिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही।
और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है ज़रूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है, वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। सास के बेमतलब ताने। अरे सास हो और ताने ना दे, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन क्या हो जब सास जरूरत से ज्यादा ही ताने देने लगे तो। सुन बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो लंच पर ये सब बना देना, ये पकड़ लिस्ट, और कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानती हूँ मैं, मेरे टाइम पर तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। माँ जी, कितने लोग आ रहे हैं ये तो लिखा नहीं है। खाना बच जाए तो दिक्कत, कम पड़ जाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। क्यों? अरे सवाल पर सवाल ही करती रहती है, ये ठीक नहीं है। मेरे टाइम पे तो मजाल है कि हमारे मुंह से चू भी निकले। वो क्या है ना माँ जी, मैं खाना उसी हिसाब से बनाने का सोच रही हूँ। कहीं खाना कम ज्यादा बन गया तो आप तो मुझे पाताल में ही डाल देंगी ना। मेरे टाइम पे तो हम इतना बोलना क्या सोच भी नहीं सकते थे कि सास को कैसे ताने दे। अरे माँ जी, कहाँ ताने दे रही हूँ। पर माँ जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? कोई हेल्प? कितनी बड़ी बात बोल गई बहू। कोई हेल्प ना जी ना, वो भी सास तो सिर्फ ताने देती है, ताने। हेल्प? हमारे टाइम में सास को ये शब्द बोल दो तो भूचाल आ जाता था। बाकी मैं तो अपने सास की लाडली बन गई थी, पर तू तो बहू की बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अरे अभी तो बनाना शुरू किया नहीं और पहले ही सोच लिया नहीं बना पाऊंगी। आजकल की तुम जैसी बहुओं के ये बहाने होते हैं कि कैसे नहीं बन पाएगा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, अरे बल्कि इससे भी ज्यादा खाना बनाया था, तो तुझसे क्यों नहीं होगा? हैं? सब होगा जा। माँ जी, मैं बना तो लूंगी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देती तो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी सास से मदद मांगते हुए? हमने अपने टाइम पर कभी अपनी सास से ऐसा नहीं बोला। सच में आजकल की लड़कियां तो बहुत ही छुई मुई सी होती हैं, जरा सा काम देखा नहीं कि बस पहले मदद मांगने दौड़ने लगती है। अरे अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, जाकर खाना बना। हमारे टाइम पर हम ये करते थे, हमारे टाइम पर हम वो करते थे। हाय रे ताने। फिर शाम को, अरे बहू कहाँ चले गए, मुझे ये सामान पकड़ा जरा। हमारे टाइम पर मजाल है कि हम सास के साथ खड़े ना हो। हाय रे, क्या करूं, बस कोमल तैयार हो जा ताने खाने के लिए। काश इस औरत के समय में मैं होती तो देखती ये क्या क्या करती थी अपने टाइम पर। माँ जी यही हूँ, बस चिंटू को पढ़ाना था। अरे हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं हमारे टाइम पर, चिंटू को बाद में पढ़ाना, जा पहले वो कर जो कहा है। बहू बेचारी क्या करती,
बच्चे को छोड़कर लग जाती है सास के साथ। हमारे टाइम पर ना। फिर तो सास बोली जा रही थी और बहू सुनी जा रही थी। अगले रोज, क्या हो गया चिंटू, क्यों रो रहा है? मैं कल कितना कहा था आपसे कि पढ़ा दो, लेकिन आपको तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए कितने कम नंबर आए। अरे कोई बात नहीं बेटा, फेल तो नहीं है ना। वाह बहू वाह, मेरे टाइम पर तो हमारे बच्चे के कम नंबर फेल ही कहलाते थे। ना पढ़ाती हो ना घर का काम करती हो। हमारे टाइम पर तो। सास की इस बात पर इस बार बहू का पारा हाई हो जाता है। वो सोच लेती है कि अब तो वो पति से बात करके ही रहेगी। अगले दिन, माँ जी सारी सफाई हो गई, मेरी कमर टूट रही है, मैं जरा सोने जा रही हूँ। सोना? अरे हमारे टाइम पर तो हम ये जानते भी नहीं थे कि आराम क्या होता है। पागल हो गई है क्या? रख अभी। देख उस कोने में देख, मुझे कितनी धूल दिख रही है। और बिस्तर के नीचे तो देख कितना काला पड़ा है। और पर्दों के पीछे खिड़की पर देख, जाले लगे हुए हैं, वो कौन साफ करेगा? ऐसी सफाई होती है क्या? जा फिर से कर। मैं तो घर में एक दिन का गंदगी नहीं आने देती थी, लेकिन जब से तू आई है घर की हालत ही खस्ता कर दी है। अरे माँ, तो तू कहाँ गई? तू भी तो यही है। वैसे माँ, मैंने कभी तुझे सफाई करते नहीं देखा। जब से ये आई है न जाने आप में कौन सा सफाई का कीड़ा चला गया है। हाय रे, हमारे टाइम पर तो पति कभी बीवी की तरफ से बोल दे तो समझो घर का बंटवारा, और यह घर तो मेरे ही नाम से है। तो बेटा निकल ले बीवी को लेकर। हमारे टाइम पर तो। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ अलग रह सकता हूँ। माँ जी प्लीज़, मैंने अभी पूरा घर साफ किया है और इन जालों को झाड़ूंगी तो फिर से पूरी गंदगी हो जाएगी। फिर से सारे घर के झाड़ू। ना माँ जी ना। हमारे टाइम पर तो मैं दिन में 10 बार झाड़ू लगाती थी। हमने नहीं किया है क्या? मायके से कोई तो संस्कार लेकर आई होगी ना तू बहू, क्या कुछ भी नहीं। तभी पति आ जाता है। बहू पति की तरफ देखती है कि शायद वो उसे उसकी माँ के प्रकोप से बचा सके, लेकिन नहीं, उल्टा उस दिन की माँ की डांट की बात से तो पति के तेवर ही बदल जाते हैं। देखो माँ जो करती है करती रहो, माँ बड़ी है, जो कहती है सही तो कहती है। बस पति का ये कहना और बहू का पारा 7वें आसमान में। एक इनके भरोसे मैं सब सह रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा ही साथ छोड़ दिया माँ के लिए। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर एक दिन, बहू ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये हाथ, अरे हाथ छोड़ मेरी बहू का। कौन हो तुम? माँ जी वो कोई नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। बहू घबराने का नाटक करती है। अरे क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे मिलना आया हूँ। कोई समस्या? बोलिए। बोलेंगी क्या? यही कि इनके टाइम पर तो इन्होंने न जाने कितने ही बॉयफ्रेंड बना बना कर छोड़ दिए हैं। क्यों माँ जी, यही कहने जा रही थी ना आप? अब क्या था, सास की बोलती बन। कैसे कहे कि उनके टाइम पर। बहू ये सब ठीक नहीं है। मेरे टाइम पर। हाँ हाँ आंटी जी, क्या आपके टाइम पर क्या? जरा हमें भी बताइए ना। अरे हमारे टाइम पर बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था। सास की आंखों की शर्म होती थी। अरे पति के अलावा किसी और से बात भी नहीं करते थे हम लोग। ये क्या चल रहा है बहू? चल क्या रहा है आंटी? ये तो परेशान है आपके घर में आकर। आप हर बात पर इसे सुनाती रहती है, ताने माने। अब इससे बर्दाश्त नहीं होते तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने ही घर ले जाऊं, कम से कम आराम से तो रहेगी। वाह रे, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त नहीं तो किसी और के साथ चली जाओ। अब नहीं होता तो नहीं होता माँ जी। मैं भी तो कल को अपनी बहू को कुछ अपने वक्त की सुनाऊंगी ना कि सास के ताने समझ में नहीं आ रहे थे अपने वक्त में, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वाह, फिर तुम्हारी बहू को समझ में आएगा कि तुम कितनी मॉडर्न थी अपने वक्त में। अरे चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तो क्या करे, पति को तो अपने घर की लालच दे रखी है, वो तो मेरे लिए बोलते नहीं, तो किसी के पास तो मैं रहूं ना शांति से। तभी पति आ जाता है।
नहीं नहीं नहीं, दूसरा घर तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन दूसरी बीवी नहीं। माँ वो कितने ताने सहेगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, चलो हम कहीं और रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे जमाने में। फिर माँ जी? मतलब मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। बहू मुझे माफ कर दे। ओके, कर दिया माफ। अच्छा ये तो बताओ कि ये लड़का कौन है? मैं इसकी मौसी का बेटा हूँ, मिलने आया था। अच्छा दीदी, बाय। समधी की शादी। इस कहानी की हीरोइन गंगा है, जो अपनी समधन की मौत के बाद अपने समधी के अकेलेपन को समझते हुए समधी की दूसरी शादी करवाती है। लेकिन उसकी बहू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। मुझे लगता है आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। आपकी इस उम्र में ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी आपकी इकलौती बेटी थी, वो भी हम ले गए। अरे इस उम्र में शादी, लोग क्या सोचेंगे और कैसे कैसी बातें बनाएंगे कि जिस उम्र में इसे अपने पोते पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये शादी कर रहा है। ऊपर से नव्या क्या सोचेगी मेरे बारे में कि माँ को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं लगता इस शादी से नव्या को कोई परेशानी होगी। उल्टा उसे खुशी मिलेगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पिता का कोई ख्याल रखने वाला है। क्यों नव्या, सच कहा ना? हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने भी हाँ बोल दिया। रही लोगों की बात, तो लोग तो कभी किसी की खुशी देखकर खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग खुश रहेंगे तब भी वे बातें बनाएंगे, और अगर आप दुखी भी रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा समधी जी कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। समधी को सास की बात सही लगती है। वो भी सोच लेते हैं कि बच्ची जिंदगी के लिए कोई हमसफर बना ही लेंगे। आप ठीक बोल रही हैं। जब मेरी प्यारी बिटिया नव्या और उसके ससुराल वालों को मेरी इस उम्र में दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं, तो परेशानी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सास समधी की दूसरी शादी करवाती है और फिर समधी के घर आ जाती है बहू की नई माँ। कुछ दिनों के बाद बहू अपने मायके अपने पापा और नई माँ से मिलने आती है। मेरा बच्चा कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इधर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। तेरे फेवरेट पास्ता खाएगी ना? पापा आप क्यों? वो कहाँ है? उनसे बोल दीजिए। आप मेरे ही पास बैठकर बातें कीजिए ना। उन्हें क्यों लेकर आए? कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। इस उम्र में घर मिल गया, और क्या चाहिए? तभी नई माँ घर में आती है। बेटी की बात सुन रही होती है और सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अच्छा, तुम्हारी नई माँ वो जरा किसी काम से बाहर गई हुई है, आती होगी। मैं तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। ठीक है पापा। लगता है नई माँ के पैर बाहर ही रहते हैं, और आपको ही बनाकर खिलाना था तो क्या करे, छोड़िए। ये बोलकर वो घर में घूमने लगती है और चीजों को देखती है। इनको घर में आए हुए थोड़े दिन नहीं हुए और ये घूमने भी जाने लगी है, वो भी पापा को घर में अकेला छोड़कर। आने दो, एक बार इनकी खबर लेती हूँ। वैसे घर को तो बड़ा सजा कर संवार कर रखा है। चलो, ये तो खूबी है, कम से कम पापा को साफ घर का शौक भी है। इतने में नई माँ घर में आती है। अरे नव्या बेटा, तुमने पहले बताया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। कैसी हो बेटी? बेटी? हाँ, वैसे अब तो मैं आपकी बेटी हो ही गई हूँ, ना चाहते हुए भी। खैर, आप गई कहाँ थी? शादी हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने घूमने जाना भी शुरू कर दिया। पापा का ख्याल रखने के लिए शादी करवाई है आपकी, जानती है ना आप? नव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं बल्कि एक दोस्त से मिलने गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो क्या है ना, शादी के चलते उससे मिलना नहीं हो पाया तो आज चली गई। अच्छा, वो भी पापा को यूं घर पे अकेला छोड़कर? आपके लिए आपका ये परिवार ज्यादा जरूरी है या आपकी दोस्त? देखिए, ये ठीक नहीं है। इतने में पिता आ जाते हैं। अच्छा तुम आ गए, आओ चलो तीनों मिलकर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं।
माँ कुछ नहीं कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही बहू जब भी अपने मायके आती, अपनी नई माँ से ऐसे ही बात करती। नई माँ बहू के इस बर्ताव से परेशान होकर उसकी सास को बताती है। देखिए माना वो बेटी है, लेकिन मैंने भी शादी की है। वो बेटी कम, सास सा व्यवहार ज्यादा करती है। अब छोटी है तो कुछ कहना ठीक नहीं लगता। बाकी शादी का रिश्ता लेकर तो आप आई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। अरे परेशान ना हो, मैं बहू से बात करती हूँ। तभी थोड़ी ही देर में बहू ससुराल आ जाती है। बहू कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? अब माँ जी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी, और माँ जी अभी तो 7 बज रहे हैं। अरे इतना लेट कोई घर आने का टाइम है? आज के बाद 6 बजे के बाद तुम घर आई तो तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सास बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपनी नई माँ के साथ कर रही होती है। न जाने माँ जी को क्या हो गया है। मैं कितनी खुश थी कि मायके जैसा ससुराल मिला है। सासू माँ इतनी अच्छी थी। फिर अगले रोज, बहू मेरे बेटे को पौष्टिक खाना दिया कर। क्या ये पास्ता पिज्जा बनाती रहती है? इसलिए शादी नहीं करवाई थी मैंने अपने बेटे की। ठीक है माँ, मैं बना दिया करूँगी ऐसा खाना। लेकिन माँ जी, आपको हुआ क्या है? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, तो ये अचानक से मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? क्यों? ऐसे नहीं बोल सकती। समझ ले, ये तेरी सास का हुक्म है। ऐसे ही सास बहू को अपने सास वाले तेवर दिखाकर कभी डांटती तो कभी ताने मारती, पर बहू बेचारी बिल्कुल समझ नहीं पाती। एक दिन, बहू ये क्या बेफिजूल खर्चा करती रहती है? परसों ही तुमने अपने लिए एक साड़ी ली थी और आज फिर से। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर होते हैं कि जब मन करा तोड़कर सामान ले लिया करा? हैं? वो माँ जी बहुत अच्छी लगी तो ले आई। अच्छी लगी तो ले आई? यहाँ मेरा बेटा अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा है और तुम उसी पैसे को बर्बाद करने में बर्ताव करती है। सास की सोच। गौतम, जा अपनी जोरू को बोल, अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौतम की माँ, कब मिला रही हो अपनी बहू से? मैंने तो उसकी सुंदरता के बड़े चर्चे सुने हैं। आज हम भी तो देखे कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी, भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे आप चुप कर और देख अपनी भाभी को, तैयार हुई या नहीं। अरे लो, भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है। इसके चेहरे पे तो चांद सी चमक है। सुन रिमझिम, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे? या चांदनी भाभी की चांद सी सुंदरता ने आपका मुंह बंद करवा दिया? हाँ सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है? लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौतम, सच्ची में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ, एकदम चांद जैसे अलग चमक रही है तुम्हारी बीवी इस पूरी पार्टी में। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी की सुंदरता ने 4 चांद लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जब गौतम की माँ आस पड़ोस की औरतों से गप्पे मार रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, आप इजाजत दो तो क्या मैं और गौतम एक बार वहाँ हो आए? हाँ हाँ बहू, ठीक है। जब शाम को गौतम काम से आ जाए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ, अभी उसने बताया तो सही, उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया? तुम्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों?
अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बहुत भोली हो। ये बहुएं बस बहाने बनाती हैं अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान दो। एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल के बच्चों को नहीं जानती। शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है और पीठ पीछे अपने पतियों को परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ वैसे बात तो सही है आपकी। और पता है, मेरी बहन के बेटे की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है। और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है। पूरा का पूरा अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना जानती है। हाँ अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ यही तो बात है, तुम किसी के चेहरे पे देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना बता सकती हो। और हाँ, अपनी बहू के चांद से सुंदर चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान चेहरे से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चांदनी और गौतम घर आते हैं। और बहू, माँ को देखाई? जी माँ जी, अब थोड़ा ठीक है। बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरा ये घुटनों का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। बहू, लगता है आज सारा काम तुझी को करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है, काम तो होता रहेगा। आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तू इतना बोल ही रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह जब गौतम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ, अब कैसा है तुम्हारे घुटनों का दर्द? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं तो शाम को चांदनी आपको डॉक्टर के पास दिखाएगी। तुझे किसने बताया? बहू ने इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी? माँ, चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ ना जाए। थोड़ी देर बाद चांदनी वहां आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? और अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो माँ जी, मेरी एक सहेली अपना घर बेच रही है और उसका घर गौतम के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौतम को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो हमारा कितना फायदा है। गौतम को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग जाने का मन करे आप जा सकती हो। ऊपर से वो मेरी दोस्त है तो वो हमें घर थोड़े कम दाम में भी बेचेगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है घर बदलने की। और तू क्या अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बस, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। क्या अजीब सा? ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करने आई है तो पहले ही कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती की है तो डांट दीजिए, बात कीजिए, पर माँ जी ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की औरतों की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो बोल रही थी। उसने मेरे और गौतम के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद काकी गौतम के घर गौतम की माँ से मिलने आती है। और गौतम की माँ कैसी हो? मैंने सुना तुम घर बदल रही हो। हाँ, वो वहाँ से गौतम का ऑफिस पास पड़ता है ना,
वहाँ की तरफ ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया था, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हाल चाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है, उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, पर जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या और किसी की बहू नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं, काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। सास की मेहमान। सिमर की सास की सारी जिंदगी किराए के मकान में ही बीती, लेकिन जब बेटा कमाने लायक हुआ तो उसने अपना बड़ा मकान बनाया। क्या है माँ, इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की? गृह प्रवेश है सिर्फ, शादी में तो तुमने इन लोगों को बुलाया ही था ना। अरे बेटा, तुम्हारे पिता और मैंने तो सारा आजीवन घर नहीं बनाया, ये सोचकर कि पैसा घर में लगा देंगे तो तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। अब बेटा, घर जैसी खुशी में मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन लोगों के साथ मैंने पूरा जीवन काटा। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? बुआ जी, चाची जी, उनकी बेटियां, ससुराल वाले सभी तो आ रहे हैं। मैंने उनकी लिस्ट सुमन से पूछकर तैयार कर ली है। हाँ बेटा, ये लोग तो रिश्तेदार हैं, इन लोगों को तो बुलाना ही है, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं किराए के मकानों में रही, वो मकान मालिक, वो पड़ोसी, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। माँ, लेकिन वो नीलम आंटी को तो मत बुलाना, बड़ा ही लो स्टैंडर्ड साउंड करती है वो। हाँ माँ, और वो किरण को भी। उनका पति और बेटा खाते कितना है। और नहीं तो क्या, शादी में भी 2000 रुपए वाली प्लेट में दनादन खा रहे थे। माँ कुछ नहीं बोलती, कमरे में चली जाती है। तुम्हारी माँ के तो चोचले ही अलग है, न जाने लोगों को क्या बताना चाहती हैं। अरे आस पड़ोस को तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि रिश्तेदार। हाँ जानता हूँ माँ को, वो किसी से जुड़ती है तो दिल से जुड़ती है। वैसे बात करता हूँ उनसे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सास को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लग रहा है कि गुस्सा होकर सो गई। कपड़े भी अपने बाहर फेंक कर गई हैं। बहू है ना, नौकरानी जैसी, कर लेगी काम। बड़बड़ करती बहू सास के कमरे में जाती है और कपड़ों को उनकी अलमारी में रखती है कि तभी उसके हाथ में एक एल्बम और कुछ खत लगते हैं। अरे ये क्या है? बहू एल्बम देखती है जहाँ नीलम आंटी और सास के साथ छोटा सा उसका सुमन खड़ा होता है। इनके बचपन की फोटो। वो सारी फोटो देखकर जब खत को खोलती है तो वो किरण का होता है। बहू खत पढ़ने लगती है। खत में लिखा होता है, तू पैसे की चिंता ना कर, सुमन की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, हम पड़ोसी नहीं बहने हैं। तभी सास जग जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? बहू बात घुमा देती है। माँ जी, वो इनकी फोटो देख रही थी नीलम आंटी के साथ। कितनी सुंदर लग रही है ना आंटी। हाँ, दिखा तो जरा फोटो। बहू सास को फोटो देती है। सास फोटो देखकर कहती है, याद आता है, तेरे ससुर जी तो थे नहीं, काम के लिए 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। जब बेटा होने वाला था तब नीलम आंटी और अरुण अंकल ही थे। आंटी बेचारी रात भर मेरे साथ बैठी रही तो अंकल भाग भाग कर दवाई का इंतजाम कर रहे थे। बेटे के होने के बाद भी जब तक मैं घर नहीं आई मेरे पास ही रहे। रिश्तेदार तो आए थे मुंडन में 10 दिनों के बाद। बहू सुनकर खुश होती है, तभी नजर खत पर पड़ती है।
माँ, ये किरण आंटी को अपने पैसे वापस कर दिए? हाँ, वो भी समझ कैसे कैसे किए मैं ही जानती हूँ। सुमन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। रिश्तेदारों ने तो साफ बोल दिया था कि किसी होटल में काम पर लगा दो। कई लोग बर्तन धोने के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन किरण आंटी, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों को सुमन की पढ़ाई के लिए दे दिए। यानी कि आज ये जो कुछ भी है वो किरण आंटी के कारण ही ना? हाँ बहू, ऐसे ऐसे पड़ोसी हुआ करते थे जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से भरे थे। फिर सास का बोलने का रुख तीखा हो जाता है। और फिर भी देख, सुमन इन लोगों को भी नहीं बुलाने दे रहा है। माँ, मैं बात करती हूँ, ये लोग सिर्फ आएंगे ही नहीं, हम लोगों के साथ रुकेंगे भी घर में, रिश्तेदारों की तरह। सास बहू बेटे से पूछकर एक एक घर जाकर पड़ोसियों को एक दिन रहने का न्योता दे आते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में गृह प्रवेश होता है। अरे हम लोगों का कमरा कहाँ है? बड़ा कमरा देना हम लोगों को, खुला खुला। सुमन परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ किसका सामान रखे, कि वहीं किरण पड़ोसन आ जाती है। अरे सुमन, परेशान ना हो बेटा, हमारे कमरे में रख दो उन लोगों का सामान। हम तो तेरी माँ के साथ ड्राइंग रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारा कमरा कहाँ है? सुमन, जरा सामान कमरे में तो रखवा दो। अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो सफाई ही नहीं है। अरे बता देती सुमन, हम कहीं और रह लेते। तभी वहाँ नीलम झाड़ू लेकर आ जाती है। अरे बबली दीदी, कैसी बात कर रही है? चलिए मैं साफ किए देती हूँ कमरा। वहीं मामी जी भी आ जाती हैं। अरे सुमन दीदी, सबसे छोटा कमरा हम लोगों को ही देना था क्या? मायके की कोई परवाह नहीं है। वो मामी जी, किरण आंटी और नीलम आंटी की फैमिली एक ही कमरे में है ना, तो इसलिए आप और मामा दो ही तो लोग हैं। तो मामी तो बहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे वाह जी वाह, बहू की जुबान तो देखो कितना बोल रही है। इतना बोलने वाली बहुएं भी होती है क्या? अरे रहने दो, जब मेरी बहन ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो किसी और से क्या उम्मीद करे। दोनों सामान पैक करके घर से निकल ही रहे होते हैं कि नीलम आ जाती है। अरे राकेश भैया, मैं भी सुमन की तरह ही तो हूँ। आप तो हम लोगों को इतने साल से जानते हैं। ओ हाँ, तुम लोग तो मेरी बहन से चिपकी रही गोंद की तरह। खैर कोई बात नहीं, रहो बड़े कमरे में। तभी अरुण वहाँ आ जाता है, जो नीलम का पति है। अरे अरे भाई साहब, थोड़ा तो वक्त दीजिए, हम सारे छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे पड़ोसी छोटे कमरे में चले जाते हैं और मामा मामी बड़े कमरे में। बहू चाची के कमरे से बाहर निकल रही होती है कि देखो कैसे बड़ा मकान बनाकर इतरा रही है। अरे जब हम लोगों ने कहा था कि घर बनवा लो, तब तो लड़के को पढ़ाने की पड़ी थी। इतना पैसा रखी थी, महंगे कॉलेज में पढ़ाया, तब बात मानी होती तो सस्ते में मकान बन जाता। बहू आगे जाती है जहाँ दोनों पड़ोसन भी आपस में बात कर रही थी। मानना पड़ेगा सुमन को, बहुत ही समझदारी के साथ चली, बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, रिश्तेदारों के साथ भी पूरा निभाया। नहीं तो आजकल के रिश्तेदार। अरे सुमन के लिए तो हम हमेशा ही खड़े हैं। बहू तभी मामी के पास जाती है जहाँ वो मामा से कह रही होती है, बस अब आ गए इसके घर। अब तो ये रो रो कर भी बुलाएगी तो मैं ना आऊं। कैसे कमरे में रखा हम लोगों को। सुमन भी ना किसी काम की नहीं है। बहू सभी को देख समझ रही थी, रिश्तेदारों के नखरों के बीच पड़ोसियों का प्यार। वो देखकर समझ जाती है कि सास के असली मेहमान कौन है। सास के साथ सोने वाली बहू। रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा।
अरे, तुमने फिर से गीला टॉवेल बेड पर डाल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा बस। हर बार पर बस यही कह के चल देते हो। सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी, इस तरह नाराज मत हो। मैंने कहा ना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी? सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ। मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी? शादी के बाद लड़कियां अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं। सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी, मेरी बात तो सुनो यार। मेरा भी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो, मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा, तुम यहाँ? मम्मी जी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सो सकती हो। लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज़ रोज़ इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई एतराज़ हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सो जाओ। और फिर अगले दिन। अमर बेटा, तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, वो ऐसी बस उसका मन किया होगा। कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा, आज फिर से मेरे पास सोने आ गई। मम्मी जी, आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना? अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है। इतने बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज की बात हो गई। रजनी रोज अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा, तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ, आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज रात को आपके पास आकर सो जाती है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू, सो जाओ। पर वो क्या है ना, आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं, सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है। इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई। अरे बेटा, मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी। जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी। रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है, आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से नींद आ रही है।
अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू, बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी, जैसे ही नींद आने लगती है खुश भाग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है। सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहाँ पहुँच जाती है। मम्मी जी, आज मैंने आपकी दवाई, पानी सब कुछ ला कर रख दिया है। अब आप प्लीज़ चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए, 2 रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज़ होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मम्मी जी को क्या हो गया है? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी, आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो। आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह। अरे रजनी बेटा, रात को कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। मैं तो डर ही गई थी, मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? 3 रात हो गई है, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते? मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो? रजनी बेटा, बड़ी नादान हो। इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी, ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया। यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी, तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती? दुनिया की पहली बहू है ये, जो पति को छोड़कर सास के साथ सोने चली थी। इसीलिए मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ा। कार्तिक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उसके माता पिता, पत्नी मीरा, बहन राधा और 2 बच्चे हैं। एक दिन मीरा कहती है, कार्तिक, बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए 2000 जमा करने पड़ेंगे। अरे, अभी कुछ दिन पहले ही तो 10,000 जमा किए थे ना? हाँ, वो तो फीस और प्रोजेक्ट के पैसे जमा किए थे। अभी तो अगले महीने एडमिशन फीस और किताबों के पैसे भी जमा करवाने पड़ेंगे। 40 से 50 हजार का खर्चा है। मीरा, इतनी तो सैलरी भी नहीं है मेरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैं क्या करूं? बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दूं? मीरा, तुम जानती हो ना, मैं मुश्किल से 35 से 40 हजार ही कमा पाता हूँ। इस घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो ना। क्या खाना और कपड़े पहनना भी बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मीरा। तुम जानती हो, राधा का भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। घर के खर्चों के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठानी है। मेरे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट राधा की शादी है, तो करो जो मन में आए। मैं बोझ लगती हूँ तो मैं बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। तुम्हारी सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी। मीरा, मुझसे बहस मत करो। सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर ही कलेश करके दिन मत खराब करो। इतना बोलकर कार्तिक वहां से चला जाता है। तभी, कार्तिक बेटा, ऑफिस जा रहे हो? मेरी दवाइयाँ लेते आना। और बेटा, बिजली का भी बिल 2 महीने से जमा नहीं हुआ,
इसे भी आज जमा करवा देना। जी पिताजी, लाइए बिजली का बिल। 4,600 रुपए बिजली का बिल आया है। माँ, मीरा, राधा, कितना ज्यादा बिल आया है। भैया, ये 2 महीने का बिल है और मैं तो सिर्फ फोन चार्ज करती हूँ। अरे बेटा, मैं तो गीजर से पानी गर्म करने के अलावा मेरे कमरे में एक पंखा और एक लाइट ही तो जलते हैं। मीरा, तो फिर इतना बिल कैसे आया? हाँ, सारा इल्जाम मेरे पर ही लगा दो ना। भाभी, आप भी तो एसी चलाती हो, उससे भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना। एसी मेरे मायके से आई है और वो भी अब सबकी आंखों में खटकने लगी है। मीरा, अपना मुंह बंद करो और आज के बाद तुम एसी नहीं चलाओगी। माँ, आप भी अपना पानी धूप में गर्म करके नहाया करो। कार्तिक ये कहकर घर से ऑफिस के लिए निकल गया। घर से कुछ आगे जाते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। कार्तिक को पंचर बनवाकर ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। बॉस ने कार्तिक को अपनी कैबिन में बुलाया। may I come in, सर? कम इन। बहुत लेट हो तुम। सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हुआ? नो सर, अभी बाकी है। क्यों? सर, मार्केट में बहुत रिसेशन चल रहा है, बिजनेस कहीं से मिल नहीं पा रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम रिजाइन कर सकते हो। नहीं सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ। मेरी जॉब चली गई तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी सर। इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। जाओ यहाँ से और बिना बिजनेस लाए मुझे तुम अपना मुंह मत दिखाना। कार्तिक बिजनेस की तलाश में इधर से उधर कड़ी धूप में सारा दिन भटकता रहता है और थका हारा जब शाम को घर आया। बेटा, मेरी दवाई ले आए और बिजली का बिल भर दिया। अब दवाई लाना भूल गया पिताजी, और बिजली का बिल जल्दी भर दूंगा। पर बेटा, याद से भर देना, वरना बिजली वाले बिजली काट कर चले जाएंगे। लीजिए पानी। बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए स्कूल में जमा करने वाले पैसे लेकर आए? अभी सैलरी नहीं आई है मेरा, और अकाउंट में ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दूं? बच्चे अगर इस साल एनुअल फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। अरे, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कार्तिक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब मीरा रोने लगती है। भाभी, आप रोइए मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। पर राधा, घर के भी खर्चे हैं। कार्तिक के गुस्सा करने से घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। पर मीरा बेटा, लड़ाई करने से भी कोई समाधान नहीं मिलेगा, उल्टा घर का माहौल ही खराब होगा। पर मुझे लगता है हमें भी घर के खर्चों में हाथ बढ़ाना चाहिए। मुझे योगा सेंटर में जॉब का ऑफर मिला है, मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर लूंगी। वैसे तो मुझे भी सिलाई आती है, मैं भी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी और काज बटन लगाकर सिलाई करने में भी सहायता करूंगी। मीरा, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इसी बहाने मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। इस तरह से अब घर के सभी सदस्यों के सहयोग से पैसों की समस्या दूर हो गई और सब खुश रहने लगे। इससे हमें सबक मिलता है कि एकता में कितनी ताकत होती है।